हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के बारे में, जिसमें दोस्तों हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पर ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, काव्य या फिर निबंध। तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो दोस्तों ये एक निबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हुआ, सही उत्तर हो जाएगा डी। बातचीत क्या है, तो दोस्तों ये एक निबंध है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन ये है बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी वो बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी वो किस गाँव के मूल निवासी थे। यहाँ पर ऑप्शन है फतेहपुर, गुलेर, मनेर और गम्हार। दोस्तों गुलेरी जी गुलेर ग्राम के मूल निवासी थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, गुलेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है। ऑप्शन है लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह और वाजीरा सिंह। दोस्तों उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहना सिंह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लहना सिंह। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि तेरी कुरमाई हो गई या किस कहानी का वाक्य है। तो दोस्तों तेरी कुरमाई हो गई या किस कहानी का वाक्य है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है सिपाही की माँ उसने कहा था, जूठन और तिरिश। दोस्तों ये तेरी कुरमाई हो गई ये उसने कहा था कहानी का वाक्य है। उसने कहा था कहानी का वाक्य है किसमें, तो उसने कहा था कहानी का वाक्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। यहाँ पर ऑप्शन में है शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी और सी में है इंद्र साक्षी और डी में है कोई नहीं। दोस्तों अर्धनारीश्वर किसकी काल्पित रूप है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव और पार्वती। अर्धनारीश्वर वो शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है, कहा गया है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है बातचीत में, शिक्षा में, संपूर्ण क्रांति में और प्रगीत और समाज में। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है या किस में कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति में। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है यह संपूर्ण क्रांति में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि आगे ने कितने सप्तकों का संपादक किया। आगे जी ने वो कितने सप्तकों का संपादक किया। यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो आगे जी ने कुल 4 सप्तकों का संपादक किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न में है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर का सी हो जाएगा, भगत सिंह का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह का। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह थे वो भगत सिंह के कौन थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाई। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के भाई थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस संस्कृति पर लिखी गई है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओ सदा नीरा बिहार के चंपारण संस्कृति पर लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र है। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितने पात्र है। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8। सिपाही की माँ की एकांकी में कुल कितने पात्र है, तो 8 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत वो कैसा काव्य। यहाँ पर ऑप्शन ये है प्रबंध काव्य, गीत काव्य, आत्मपरक काव्य और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रगीत वो एक आत्मपरक काव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रगीत और समाज, जूठन, सिपाही की माँ और बातचीत। तो यहाँ पर जिसका उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो रचना है जूठन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन वो किसकी कृति है। यहाँ पर ऑप्शन है मलयज, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नाम्बर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। दोस्तों ये मलय जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन वो मलय जी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि तिरीच क्या है। तिरीच क्या है।
यहाँ पर ऑप्शन ए है अनिष्टकारी उपग्रह, बी है छिपकली प्रजाति का विषैला जीव, सी है आतंकवादी संगठन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, तिरिस क्या है, तो दोस्तों तिरिस जो है एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है दोस्तों कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ के जो रचयिता है कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वो जे कृष्णमूर्ति है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। भूषण जी ने जो है किस रस को प्रमुखता दी है। यहाँ पर ऑप्शन है हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस और श्रृंगार रस। तो भूषण जी ने जो है किस रस को प्रमुखता दी है, तो दोस्तों भूषण जी यहाँ पर हो जाएगा वीर रस को प्रमुखता दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 सितंबर 1907। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, यहाँ पर है ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय और जायसी। तो प्रेम के पीर के जो कवि है कौन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जायसी। प्रेम के पीर के जो कवि है वो जायसी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि है। ऑप्शन है ए मगही, बी में है मैथिली, सी में है ब्रजभाषा और डी में है भोजपुरी। तो दोस्तों सूरदास जी जो है वो ब्रज भाषा की कवि है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है कि गीतावली किनकी रचना है। गीतावली जो है वो किनकी रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सूरदास, नाभादास, मालिक मोहम्मद जैसी और डी में है तुलसीदास। तो दोस्तों गीतावली किनकी रचना है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसीदास की। गीतावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे। यहाँ पर ऑप्शन है तुलसीदास, विनोद कुमार शुक्ला और यहाँ पर है गजानन माधव मुक्तिबोध और डी में है भूषण। तो नाभादास किसके समकालीन थे, तो दोस्तों नाभादास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। हारजीत शीर्षक कविता जो है वो किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन है गद्य कविता, शोक गीत, हर्ष गीत और पद गीत। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गद्य कविता। हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की है, रचना है, तो ये गद्य कविता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। मीरा ने जो है अपना प्रियतम किसे माना, तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को और राम को। तो मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, कृष्ण को। मीरा जी ने जो अपना प्रियतम माना था वो कृष्ण को माना था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था वो कैसे हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना में और बस दुर्घटना में और डी में हवाई जहाज दुर्घटना में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक का पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है ऐतिहासिक पात्र, स्मरण, कहानी और कविता। तो एक लेख और एक पत्र क्या है, तो दोस्तों ये एक ऐतिहासिक पत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक पात्र। एक लेख और एक पत्र जो क्या है, तो ये एक ऐतिहासिक पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के जो पिता का नाम था क्या था। यहाँ पर ऑप्शन है सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह और सरदार कीरत सिंह। तो दोस्तों भगत सिंह के जो पिता का नाम था क्या था, तो सरदार किशन सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, दोस्तों ये है एक दीनू कुमार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, दीनू कुमार। सिपाही की माँ में जो है शीर्षक पाठ में जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा जो है वो दीनू कुमार है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। यहाँ पर है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, नामवर सिंह और जयप्रकाश नारायण। दोस्तों आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किन की रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है वो किन की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है नामवर सिंह, मलयज, भगत सिंह और उदय सिंह। तो जख्म पर धूल शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है, दोस्तों ये जो है मलय जी की रचना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न में क्या है कि तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे।
त्रिच शिक्षक पाठ में जो है लेखक के पिताजी कितने साल के थे दोस्तों? ये कितने साल के थे? 55 साल के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिच शीर्षक पाठ में जो है उसके पिताजी कितने साल के थे? तो 55 साल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रपति, भगत सिंह, मोहन राकेश और उदय सिंह। दोस्तों गांव के घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का क्या होगा? ए हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदा की है? हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदा की है दोस्तों? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 छंदा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि रामचरितमानस इनमें से क्या है? रामचरितमानस जो है वो इनमें से क्या है? यानी कि गीत काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रामचरितमानस इनमें से क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाकाव्य। क्या होगा? महाकाव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि 20 किलो चावल कौन विशेषण है? यानी कि 20 किलो चावल जो है वो कौन विशेषण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। दोस्तों 20 किलो चावल यानी कि ये हो जाएगा परिणामवाचक। 20 किलो चावल क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है 20 सही उत्तर हो जाएगा, परिणामवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दो पदों का योग किस में होता है? दो पदों का जो योग होता है वो किस में होता है? दोस्तों ये दो पदों का योग होता है किस में? समास में होता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो पदों का योग किस में होता है? समास में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विद्यासागर, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? विद्यासागर शब्द जो है वो कौन सा समास है? विद्यासागर यानी कि ये किसी का नाम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यासागर शब्द क्या है? तो विद्यासागर नाम है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। 38 नंबर का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में है कि महादेव शब्द का पर्यायवाची होगा। ये पर्यायवाची शब्द है, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची है तो दोस्तों महादेव शब्द का क्या होगा? शंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शंकर। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शंकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो अगला प्रश्न में कि घर का ना घाट का, ये मुहावरा है दोस्तों। तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? कहीं का ना रह जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहीं का ना रह जाना, यानी कि घर का ना घाट का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है? वाराणसी शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो ये दोस्तों ये वाराणसी हो जाएगा किसी जगह का नाम है, यानी कि किसी वस्तु, स्थान या फिर किसी भी चीज़ का नाम जो जिसका खास नाम हो, वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 42 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर है 3, 4, 2 और 5। दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 क्रिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा यह है भविष्यत काल का उदाहरण। किसका है? भविष्यत काल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भविष्यत काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अश्व का पर्यायवाची शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द होगा 44 नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुरंग। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? सौभाग्य शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा? तो सौभाग्य का आपको पता ही है, दुर्भाग्य होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, दुर्भाग्य। सौभाग्य शब्द का जो विलोम क्या होगा? तो दुर्भाग्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो दोस्तों पत्नी शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा अर्धांगिनी हो जाएगा। क्या होगा? अर्धांगिनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा? तो पाठिका। क्या होगा? पाठिका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? यानी कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों शिक्षा शब्द क्या है? तो ये एक स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर होगा। क्या है? शिक्षा क्या है? तो स्त्रीलिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन में है समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो नाप तोल यानी कि क्या हो जाएगा?
जिस संज्ञा से जो है नाप तोल वाली वस्तु का जो बोध हो उसको क्या कहेंगे, तो ये द्रव्यवाचक है। किसमें आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिस संज्ञा में है नाप तोल वाली वस्तुओं का जो बोध हो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या है कि विकास, विकास शब्द का विश्लेषण क्या होगा, विकास शब्द का विश्लेषण बताना है। तो ये विकास शब्द का विश्लेषण क्या हो जाएगा, विकसित। क्या होगा, विकसित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर होगा, विकसित। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।